वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक अगेन द मैनेजमेंट मंत्रा, डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज हम कर रहे हैं। कल जो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी वो आज मॉर्निंग में 8 बजे मैंने डाली थी। ये हमारी आज की वीडियो है। आज है डेट 23 जुलाई। तो अभी तक हम लोग करीबन 150 के आसपास के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये 150 अगर आपने कर लिए यानी कि 150 टॉपिक आप अपने तैयार कर चुके हो। जितने जितने हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो जरूर इन सीरीज को करते जाइए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये। ठीक है, जिनमें मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वो मैं आप लोगों को डिटेल भी प्रोवाइड करती ही जा रही हूँ, अगर आप लोगों ने सीरीज को फॉलो किया होगा तो। ठीक है, तो और प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है इसकी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, लास्ट में भी मिल जाएगी और चैनल की प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस। अपने अपने स्कोर्स मेंशन नहीं कर रहे हैं आप लोग। आई डोंट नो कि आप लोग किस हद तक इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो या नहीं करते हो, बट करोगे तो आपके लिए बेटर है और बिना देखे करोगे तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन नंबर 153 था जो मैंने मॉर्निंग के सेशन में आप लोगों को कराया था, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, उसके लिए सॉरी। इसके लिए मतलब कुछ इसमें कमियां थी, गलत था ये क्वेश्चन, तो उसको अभी हम सही कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैडबरी कमिटी, एक्चुअली मेरे से ही मिस्टेक हो गया कि मैंने ऑप्शंस को फॉलो कर लिया जल्दी से, और लेकिन ये नहीं देखा कि यार विसिल ब्लोइंग तो एथिक को ही फॉलो करता है और किसी चीज़ को कैसे कर सकता है ना। तो विसिल ब्लोइंग जो है वो एथिक्स को फॉलो करता है। वहीं आप अगर देखोगे तो कैडबरी कमिटी जो है, कैडबरी कमिटी रिलेटेड होती है कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए। क्लॉज 49 जो है वो एक लिस्टिक एग्रीमेंट होता है, इट्स रिलेटेड टू द सेवी, है ना। और नंबर मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड बोर्ड मीटिंग जो है वो एक ईयर्स में कितनी होनी चाहिए ये बताया गया है कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है, तो दिस इज द राइट सीक्वेंस। तो इसके थ्रू अगर हम चलेंगे तो बी इज द राइट वन, कमिटी का सेकंड आएगा, क्लॉज का आपका फर्स्ट आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड मीटिंग 4 एंड विसिल ब्लोइंग आपका 3 आएगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा गाइस, प्लीज गलत मत पढ़िएगा। और कभी भी लगता है आपको कि कोई चीज गलत है तो उसको प्लीज पिन जरूर कीजिए कि हम भी इंसान हैं, कई बार जल्दबाजी में हमसे भी गलती हो जाती है ना। तो आई रियली थैंक्सफुल टू विभू एंड अरीना आई थिंक, जिन्होंने मुझे यहाँ पर करेक्ट किया था इस क्वेश्चन के लिए। उन्होंने कमेंट किया था और बताया था कि मैम हमें लगता है कि आंसर ये होना चाहिए, तो आई रियली अप्रिशिएट, है ना। तो इसी तरह से अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ गलत है या कुछ, तो प्लीज़ उसको मेंशन करिए, जिससे कि कई बार गलती होती है तो सभी का नुकसान ना हो। ओके, तो अंशिमा आई थिंक नाम है, अगर गलत हो तो सॉरी, अंशिमा एंड विभू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। चलिए आगे मूव करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, नाउ अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 156। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 जो है, मैच द आइटम अगेन, ये मैचिंग वाला है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स के मॉडल्स यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ दिया गया है एम्प्लॉयज का इससे क्या रिलेशन है। मैंने इसके लिए ना एक बहुत बढ़िया जो चार्ट है वो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में भेजा हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं दिखा, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं आप लोगों को दोबारा से उसको सेंड आउट कर दूंगी यूट्यूब पर। तो आप लोगों के लिए वो बहुत ही बेस्ट रहेगा, उसमें हर एक एक्टिविटी उसमें क्लियरली मेंशन है रिगार्डिंग दिस मॉडल्स। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कॉलेजियल। ठीक है, ये जो चार आपको दिए गए हैं यहाँ पर दिया गया है एम्प्लॉयज का ओरिएंटेशन, की एम्प्लॉयज को कैसे बिहेव करते हैं वो इस तरह के बिहेवियर में। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज द A1, ए इसका राइट आंसर है। देखो ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है ऐसा लीडर जो कि अपनी अपनी चलाता है, उसमें जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं। ठीक है, ओबीडेंस, आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं। सेकंड है आपका कस्टोडियल। कस्टोडियल्स में आपके जो एम्प्लॉयज रहेंगे वो किस तरह के होते हैं, दे ओनली वांट कि उनको ना एक सिक्योरिटीज और बेनिफिट्स मिल जाए, है ना, जो उनको कंपनी से मिलता है, तो इस तरह के एम्प्लॉयज होंगे। जो सपोर्टिव्स रहते हैं वो किस तरह के रहते हैं, सपोर्टिव वाले जो रहते हैं दे आर दी जॉब परफॉर्मेंस, वो आपको एक तरह से जॉब परफॉर्मेंस देते हैं। वो वहाँ के जो लीडर्स होते हैं वो थोड़ा सा अपने एम्प्लॉयज के साथ में घुलने मिलने लगते हैं, उनकी उनकी बात सुनने लगते हैं और साथ में मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। बट जो कॉलेंजियल वाले रहते हैं वो कुछ इस तरह से एम्प्लॉयज बन जाते हैं जो कंपनी को
अपनी कंपनी समझ के काम करते हैं और अपना रिस्पॉन्स जो लाइक एक तरह से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 तरह के आपके कस्टोडियल मॉडल्स होते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो, कुछ दिन पहले हमने एक लिकर्ट का मैनेजमेंट मॉडल पढ़ा था लीडरशिप का, वो भी कुछ इसी तरह का था। उसके जो पॉइंट्स है ना, एक्चुअली उनका एक्सप्लेनेशन और इनका एक्सप्लेनेशन लगभग एक जैसा ही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगेन टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, फैसिलिटीज, पर्सनल एस्टिमेट्स एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन स्टडी यहाँ पर आपको दिया गया है। और यहाँ लिस्ट 2 जो है वो आपको दी गई है। बिल्डिंग डिजाइन, फैसिलिटी लेआउट, वेंडर कैपेबिलिटी, एक्विजिशन डिसीजन, प्रोसेस डिजाइन, प्रोसेस लीकेज, स्किल रिक्वायरमेंट, सुपरविजन रिक्वायरमेंट। किसको क्या लगता है किसके साथ में मैच करेगा, सोचिए समझिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। द राइट आंसर इज ए गाइस। देखो, एक तो ये तो बिल्कुल कंफर्म ही है कि आपका जो पर्सनल एस्टिमेट्स है वो आपका स्किल रिक्वायरमेंट्स या इनसे रिलेटेड ही होना चाहिए, है ना। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हाँ भाई, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई पर्सनल एस्टिमेट्स की बात की जा रही है तो स्किल रिक्वायरमेंट सुपरविजन रिक्वायरमेंट होगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये तो कई जगह पर दिया गया है, बट कोई बात नहीं, बट ये तो होना ही होना है, इट्स ट्रू वन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका ये जो वर्टिकल इंटीग्रेशन स्टडीज दिया गया है। तो वर्टिकल यानी कि आप भी जानते हैं वर्टिकल की बात की जा रही है, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जब वेंडर्स की कैपेबिलिटी और एक्विजिशन डिसीजंस की बात होगी उस समय पर ये डिसाइड करेगा। ठीक है, वहीं टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जो भी प्रोसेस डिजाइन की जा रही है, जो भी प्रोसेस लिंक की जा रही है उसकी बात हो रही है। ठीक है, और फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो फैसिलिटीज क्या होता है, फैसिलिटी लेआउट और बिल्डिंग डिजाइन की बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये मैच होगा। थोड़ा बहुत आप अगर सोचोगे समझोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट है मैच द आइटम्स ऑफ द लिस्ट 2 विद द लिस्ट 1। ठीक है, एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कई बार ये आया है। मिशन विजन ऑब्जेक्टिव एंड प्रोग्राम्स को आप किस तरह से लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पर इनके जो लिस्ट 2 है इसको पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आपका मिशन विजन और क्या हो सकता है। द राइट आंसर इज ए गाइस। इसका सही आंसर जो है वो ए है। हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं। एस्पिरेशंस, चलो यहीं से कर लेते हैं तो भूल जाओगे आप लोग। मिशन क्या होता है, मिशन जो है वो क्या है, दैट इज द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। कंपनी क्यों एग्जिस्ट कर रही है उसको बताना जो है दैट इज द मिशन, है ना। तो इसमें आपके वो सारे एम्स मौजूद होते हैं जो कंपनी की एग्जिस्टेंस को बताते हैं। विजन क्या बताता है, विजन जो है ये होता है एस्पिरेशन एक्सप्रेस्ड एज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या चीज हमको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो हमारा यहाँ पर बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये बताते हैं अकम्प्लिश द रिजल्ट एट सर्टेन टाइम्स, कि हमारे क्या कुछ जो टाइम दिया गया है उसमें हमारे क्या रिजल्ट्स हमको लेकर आने हैं। प्रोग्राम्स बताता है एक्टिविटी नीडेड टू अकम्प्लिश प्लान्स, हमें कौन से प्लान्स को अकम्प्लिश करना है उसके बारे में ये बताता है। तो प्रोग्राम्स प्लान्स ये एक छोटा सा हिंट है जो हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए कि मैचिंग वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले कोशिश ये कीजिएगा कि जो चीज़ आपको पता है ना उसके थ्रू आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि आंसर क्या हो सकता है, तो उससे ना बहुत ज़्यादा समय आपका बच सकता है। ओके, अगेन द इम्पॉर्टेंट वन, टेस्टिंग द गुडनेस फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होगा, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस अमंग द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन 2 सैंपल्स ग्रुप। ठीक है, द हेडिंग इज मोर देन 2 सैंपल्स ग्रुप and the testing of significance of difference between the average performance of two sample but the for the large size, it's a keyword। मैंने बहुत सारी क्लासेस में आपको लार्ज साइज जब होगा सैंपल का तो कौन सा टेस्ट यूज होना चाहिए ये आप लोगों को कई बार हिंट किया है। कई बार आप लोगों को हिंट किया है कि गुडनेस ऑफ फिट जहां भी लिखा होगा तो वो कौन सा होना चाहिए, तो अगर वो याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। द राइट आंसर इज बी गाइस। इसका जो सही आंसर है दैट इज द बी। टेस्टिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फिट जो है वो काई स्क्वायर को काई स्क्वायर टेस्ट जो है उसके लिए होता है। और जहां पर ये लार्ज साइज वाला आ गया ना फंडा, तो जेड टेस्ट आपका अप्लाई होता है लार्ज साइज के लिए। तो बचा क्या हमारा, मोर देन 2 सैंपल्स ग्रुप के लिए एफ टेस्ट आपका होगा। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको जरूर याद रखना, ये बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट है अगेन द इंटरप्रेन्योरशिप इज एसेंशियल क्रिएटिव एक्टिविटी। इंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, ये किसने बताया है,
इंटरप्रेन्योर इज एन ऑर्गेनाइजर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये किसने बताया है? और इंटरप्रेन्योर इज वन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंजेस, रिस्पॉन्ड टू इट एंड एक्सप्लॉइट इट एंड एन अपॉर्चुनिटी, ये किसने बताया? तो ये कुछ यहाँ पर बताई गई हैं आपको पॉइंट्स रिलेटेड टू द इंटरप्रेन्योरशिप, और किसने बताया है वो आपको यहाँ पर बताना है। द राइट आंसर इज ए गाइस। तो इनको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल क्रिएटिव एक्टिविटी, जहाँ पर भी क्रिएटिव वर्ड आ जाएगा ना, वहाँ पर ज़्यादातर आपका जोसेफ स्किम्बिटर ही आता है। ये जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके बेस पर आप लोगों को बता रही हूँ, तो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। Now, entrepreneurship is the organizer and coordinator activity factor of productions. This is given by the Francis A. Welker, and who always searches for change. जो change के लिए सर्च करता है, opportunities को के बारे में बताता है, तो वो आपका है पीटर एंड डगर्स के थ्रू बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगेन द मैचिंग। यहाँ पर आपको मार्केटिंग और बिजनेस प्रैक्टिसेस बताए गए हैं और यहाँ उनके मीनिंग बताए गए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर पार्टनरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनकवरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉडनिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंचमार्किंग। कुछ नहीं पता है तो एटलीस्ट बेंचमार्किंग का तो आप लोगों को पता ही होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है ना। तो इनको आप साइड वाले ऑप्शंस को देखिए, उनसे अंदाजा लगाइए कि क्या हो सकता है बेंचमार्किंग का आंसर, तो उससे भी काफी हद तक आप लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कामयाब होंगे। द राइट आंसर इज बी गाइस, इसका सही आंसर जो है वो बी है। देखो, बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है? अ सेट, एक सेट हम तैयार कर देते हैं किसके लिए, कि भाई इतना जो है ये मेरा कंपनी का टारगेट है, तो ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। एक बेंचमार्क हम तैयार कर लेते हैं, एक टारगेट तैयार कर लेते हैं, सेट ऑफ टारगेट हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं कि ये टारगेट तो मुझे कंप्लीट करना है, करना ही करना है। वो होता है आपका बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग यहाँ पर किस चीज को बता रहा है? तो ये बेंचमार्किंग जो है हमारी परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टडी द बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपनीज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, यही चीज यहाँ पर भी बताई गई है, ठीक है। नाउ कस्टमर पार्टनरिंग, कस्टमर की पार्टनरशिप को लेकर यहाँ पर बात बोली गई है। तो वर्क मोर क्लोजली विद कस्टमर टू ऐड वैल्यू टू देयर ऑपरेशंस, कस्टमर्स के साथ में वैल्यूज को ज्यादा ऐड करना, इसको बताया गया है। नेक्स्ट आपका कहता है अनकवरिंग, है ना, अनकवरिंग आपसे बोला गया है। तो अनकवरिंग का मतलब है यहाँ पर अनकवरिंग मीन्स यूजिंग द डेटा माइनिंग, है ना, डेटा माइनिंग या एनालिटिकल मेथड आप यूज करो जिससे कि आप कस्टमर्स की ना बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, उनके बिहेव के बारे में पढ़ सकते हो, जिससे कि आप उनको और ज्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। नाउ द ब्रॉडनिंग, ब्रॉडनिंग क्या हो गया? फैक्टरिंग the interest of customers, employees, shareholders, and other stockholders into the activity of the enterprises. That is the broadening. So ये है आपका आंसर यहाँ पर। Now the question number 162. Which of the following is not the principle of hot stop rule? आप सभी ने पढ़ा होगा hot stop rule, किसने दिया है जरूर बताइएगा। तो हॉट स्टॉप रूल में कौन सा नहीं आएगा? प्रायर वार्निंग, इमीडिएट रिस्पॉन्स, कंसिस्टेंट एक्शन एंड पर्सनल अप्रोच, विच वन इज नॉट कम्स अंडर दी हॉट स्टॉक? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, चलो मैं ही बता देती हूँ। तो ये है आपका मैकजॉर्स के हॉट स्टॉप रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्होंने बताया है डिसिप्लिन को लेकर। इन्होंने बेसिकली 4 पॉइंट्स बताए थे, इमीडिएट, फॉर वार्निंग, कंसिस्टेंट एंड इम्पर्सनल। इन चीजों के बाद भी अगर कोई गलती करता है, तो जैसे कि गर्म स्टोव को हाथ लगाते ही आपका हाथ जल जाता है ना, तो उसी तरह से कहना है कि डिसिप्लिन के चलते अगर कोई कोई गलती करता है तो उसको वार्निंग मिलना ही चाहिए, जिससे कि वो दोबारा से गलती ना करे, ठीक है ना। तो यानी कि उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए जिससे कि वो गलती ना करे। तो इसके फोर जो है वो एट्रीब्यूट्स है, इमीडिएट, फोर वार्निंग, कंसिस्टेंस एंड इम्पर्सनल, ठीक है। सो डी इज द राइट वन, पर्सनल अप्रोच इसका पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है आईबीआरडी स्टैंड फॉर 163। आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या है? आई थिंक ये सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो याद कर लो, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। द आंसर इज बी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये बैंक है, बोर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन? इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए हमारा राइट सीक्वेंस क्या होगा?
पहला डोमेस्टिक है, ये तो क्लियर है, सभी को पता है पहला डोमेस्टिक अपने घर से शुरुआत होती है, बट उसके बाद क्या होगा? द राइट आंसर इज बी गाइस, सबसे पहले होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक के बाद हम जाते हैं इंटरनेशनल की तरफ। इंटरनेशनल यानी कि एक दूसरी कंपनी में गए, फिर एक दूसरी कंट्री में गए, फिर बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में जाने लगे मल्टीनेशनल, फिर पूरी दुनिया पे कवर करने चले गए ग्लोबल, फिर उसके बाद अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग तरीके से अपना ही बिजनेस हमने ओपन कर दिया, तो दैट इज द ट्रांसनेशनल। तो हम एक तरह से सभी जगह पहुंच गए, तो दिस इज द राइट सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस में आपको इसे बताना है, पहले इंटरनेशनल होगा फिर मल्टीनेशनल होगा। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यानी कि एक दूसरी कंपनी में, इंडिया की कंपनी थी, उसने जाके इंग्लैंड में बिजनेस किया, फिर इंग्लैंड के बाद उसने इंग्लैंड, जापान, चाइना सभी जगह बिजनेस किया। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेटली डैश वाज रिप्लेस्ड बाय द डैश ऑन 1 जन 1995। क्या था और किसको रिप्लेस कर दिया गया? इजी है, बट बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो शायद इसको नहीं जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो आज ही इस टॉपिक को पढ़ के कंप्लीट कर लो कि ये टॉपिक क्या है और किसके बारे में बता रहा है। द राइट आंसर इज सी गाइस, गेट रिप्लेस्ड बाय दी WTO। जो हमारा गेट था ये WTO से रिप्लेस्ड हो गया था। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गेट का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये जो है, एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये प्रोविजनली था, मतलब ये सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए क्रिएट किया गया था। जब ये थोड़ा सा सक्सेस होने लगा उसके बाद WTO जो है वो उसको लाया गया था। इनके पॉइंट्स जरूर पढ़ लेना, चैनल पर अवेलेबल है इसका वीडियो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Next question, which of the following type of FDI include creation of new assets and production facility in the host country? होस्ट कंट्री क्या हो गई, समझ में आ गया? होम और होस्ट कंट्री, ये दो कंसेप्ट आप लोगों को समझना जरूरी है। होस्ट होम कंट्री हो गया, मान लीजिए इंडिया, यानी कि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। होस्ट कंट्री यानी कि हो गया आपका जापान, क्योंकि आप जापान में जाकर अपनी बिजनेस को ओपन करना चाहते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ FDI, ऐसा कौन सा FDI है जिसमें एक नया एसेट्स हम स्टार्ट करते हैं, नया प्रोडक्शन फैसिलिटीज हम स्टार्ट करते हैं होस्ट फैसिलिटी, होस्ट कंट्री में। तो वो क्या होगा? स्ट्रेटेजिक अलायंस, मर्जर एक्विजिशन, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट या ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट? तो इट्स कम्स अंडर द सी गाइस, ये आएगा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल नए सिरे से आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना, नए सिरे से आप सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक नया बीज बोकर आप एक नई कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं, एक तरह से ऐसा समझा जाता है। तो दिस इज द ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है वो मैं यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। मर्जर एक्विजिशंस क्या होते हैं इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। और ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड बेसिकली क्या होते हैं, शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। स्ट्रेटेजिक अलायंस जो होता है, इसमें दो कंपनियां एक साथ काम करने के लिए जुड़ती हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बट इनकी खुद की इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर आते हैं और अपना काम करते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। मर्जर क्या होता है, दो कंपनीज एक साथ मिलकर एक तीसरी कंपनी फॉर्म कर देती है। बट एक्विजिशन जो होता है वो ज्यादातर एक कंपनी को दूसरी कंपनी पूरी तरह से एक्वायर कर लेती है। ठीक है, ग्रीन फील्ड यानी कि नए इन्वेस्टर्स होते हैं, सारा कुछ नया होता है। लेकिन ब्राउन फील्ड में हम क्या करते हैं, रीडेवलप करते हैं, है ना। रीडेवलप का मतलब हो गया कि एक तरह से कोई, मान लीजिए कि कोई ऐसी कंट्री, ऐसी कंपनी थी जो डूब रही है या कुछ इस तरह का है, तो उसको किसी ने नए सिरे से स्टार्ट कर लिया, तो दैट इज दी, पहले से मौजूद चीज को ही और बेहतर बना दिया, तो वो हो गया आपका ब्राउन फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो अभी जैसे बताया है, तो आई थिंक इसको पढ़ के आप आसानी से समझ चुके होंगे, तो बता देंगे कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगा। ये आ चुका है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। So the right answer is A guys, A is the right one. A form of foreign direct investment where parent company start a new venture in foreign country by constructing new operational facilities। जो अभी हमने पहले पढ़ा था उसी का ही ये नेक्स्ट बताया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। इनमें से कौन सा जो है वो सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। अब ये आप लोगों का है कि भाई फुल फॉर्म के साथ साथ इनकी डिटेल भी आप लोगों को पढ़ना है। IFC, IBRD, मेगा एंड IDA, कौन सा गलत मैच किया गया है ये आपको बताना है। राइट आंसर इज ए। IFC वाला जो है दिस इज द राइट वन, क्योंकि IFC आया था 1956 में। कब आया था? 1956 में। तो दिस इज दी रॉन्ग वन। बाकी सारे सही है तो उनको याद कर लीजिएगा। ये फुल फॉर्म आप लोगों को बताए गए हैं, बट बाकी इनकी डिटेल पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169, स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेटिंग द डिस्प्यूट अंडर द WTO इज गिवन बिलो, अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। क्या WTO में कैसे
डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी बताइए। सो द राइट आंसर इज सी गाइस, इसका सही आंसर है सी। सबसे पहले कंसल्टेशन, मेडिटेशन, ये सारा फंडा होगा। इसके बाद जो पैनल है वो सेटअप होगा, अपॉइंटमेंट्स होंगे पेनल्टीज के, मतलब पैनल तैयार किया जाएगा। जब पैनल तैयार हो जाएगा तो उसके बाद फाइनल रिपोर्ट टू पार्टनर्स, फाइनल रिपोर्ट जो है वो पार्टनर्स को दी जाएगी। उसके बाद आपकी फाइनल रिपोर्ट डब्ल्यूटीए के मेंबर्स को जाएगी। उसके बाद अडॉप्शन ऑफ रिपोर्ट बाय डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। दिस इज द सीक्वेंस, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। 170 which of the following statement is not true about the international monetary fund? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के केस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नॉट ट्रू पूछा गया है। आईएमएफ वाज एस्टैब्लिश अलोंग विद द वर्ल्ड बैंक, बताइए वर्ल्ड बैंक के साथ ही वो एस्टैब्लिश हुआ था या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। आईएमएफ इज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, क्या वो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ही आया था, उसी के रिजल्ट के परिणाम स्वरूप आईएमएफ को लाया गया था। क्रिस्टलिना जॉर्जिया इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्रिस्टलिया जॉर्जिया मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। या करंटली 193 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ आईएमएफ, जो इसकी कंट्रीज हैं वो 193 है, कौन सा जो है वो सही नहीं है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर पढ़ चुके हो, यूनिट 9 कर लिया है, तो आई थिंक ये आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो राइट आंसर इज डी गाइस, डी इज द राइट वन, क्योंकि करंट में जो कंट्रीज जो जुड़ी हुई हैं वो ये हैं, बाकी सारे पॉइंट्स करेक्ट हैं। Next, which of the following currencies has the largest weightage of determinations of the value of SDR? SDR के केस में किसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज है? जापानीज, यूरोज, यूएस डॉलर्स एंड ब्रिटिश पाउंड। द राइट आंसर इज सी गाइस, इसका सही आंसर जो है दैट इज द सी, यूएस डॉलर। ये से तो आपको पता भी होगा, ये नहीं पता है तो उसको पढ़ लेना, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वन है। तो आईएमएफ ने डिसाइड किया था कि ये चाइनीज यान वुड बी एडेड इन एसडीआर बास्केट और इन 2016, और इसके अलावा एसडीआर की बास्केट में जितने भी थे उनकी करेंसीज जो है वो यहाँ पर मौजूद दी गई हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हाँ, ये जो है ना, कौन कौन सी एसडीआर की करेंसीज या एसडीआर के बास्केट में आती हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो वो भी बताना। वो आप मतलब याद कर लेना, यहाँ पर दिया गया कि एसडीआर में कौन कौन सी करेंसीज आती है। एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आप बताएंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीआर, इंपॉर्टेंट है। Next question 172, the number countries of WTO has moved to product patent regime under the product patent regime किसके अंदर आएगा? सिंपल है क्वेश्चन, अगर आपको पता है इनके फुल फॉर्म्स तो बहुत ही सिंपल रहेगा ये। प्रोडक्ट पेटेंट रिजीम किसके अंदर आएगा? आंसर इज बी, ट्रिप्स। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही है तो हमें पता है पेटेंट इसी के अंदर आता है, तो वही ट्रिक था, आसानी से हम कर सकते हैं। ट्रिम्स का फुल फॉर्म और सेप्टा का फुल फॉर्म भी दिया गया है, इन्हें भी याद कर लीजिए। नाउ विच इज कॉल्ड द विटनवुड्स ट्विंस, तो अभी जो पढ़ा था उसी का ही रिवीजन क्वेश्चन है ये। तो बता सकते हैं आप लोग कि विटनवुड ट्विंस जो है वो किसे कहा गया है? द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज सी। इसका जो सही आंसर है दैट इज दी सी, आईएमएफ एंड आईबीआरडी। आईएमएफ और आईबीआरडी जो है ये मिलकर आपका क्या बनाते हैं? विटरवुड ट्विंस। ठीक है, विटरवुड ट्विंस रिफर्स, एंड इसी के थ्रू आपका वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आया था 1994 में, और वर्ल्ड बैंक को ही आईबीआरडी कहा जाता है, ये भी मैंने आज ही की सीरीज में आप लोगों को बताया है। Now, which of the following are the included in the permanent facilities for the specific purpose of IMF? Which of the following are included in the permanent facilities for a specific purpose of IMF? The right answer is D, guys. All the above. Compulsory and contingency financing facility, buffer stock financing facility, and extended facilities. All are for IMF. Next, free trade means. Free trade का क्या मतलब है? Opening different sectors for the FDI inflow, greater competitive, which is done, enhance efficiency, development of new industries, and incentive for import and export. The right answer is C. इसका आंसर है C.
फ्री ट्रेड का मतलब होता है ग्रेटर कॉम्पिटिशन विच इज टर्न इनहेंस एफिशिएंसी। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का सेशन। होप आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में, और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट, टेक केयर।